जय श्री राम एवरीवन। बेटा आज हम आपके साथ ये जो सैलरी का टॉपिक है इसके धीरे से प्रैक्टिकल अप्रोच में घुसने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में आपके साथ सेक्शन नंबर 15 डिस्कस किया था जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन और सैलरी के चार्ज के बारे में बात किया था कि कैसी कैटेगरी की इनकम को हम सैलरी मानेंगे, कौन से सिचुएशन में किसी इनकम को सैलरी कंसीडर करना है नहीं करना है, वो सारी बातें हमने पिछले वीडियो में आपके साथ करी हैं। अब थोड़ा सा उसके प्रैक्टिकल अप्रोच में आते हैं कि कैसे हमको सैलरी कंप्यूट करना है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच में आने से पहले आप चार चीजें समझ लीजिए। आपकी जो सैलरी होती है उसके चार सेक्शन होते हैं बेटा। सबसे पहला होता है बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। दूसरा सेक्शन को हम बोलेंगे अलाउंसेस, अलाउंसेस। और तीसरा सेक्शन होगा आपका परक्विजिट्स, जिसको मैं शॉर्ट में पर्क लिखूंगा। और फाइनल होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो ये चार चीजों को मिला के हमारा सैलरी कंप्यूट होने वाला है। ये चार कैटेगरी की चीजें रहेंगी जिसके बेसिस पे हम टोटल करेंगे सबको और बोलेंगे कि ये हमारी सैलरी इनकम है। एक बात और नोट करेंगे बेटा, यहां पे मैं किसी भी तरह से रिटायरमेंट बेनिफिट को कवर नहीं कर रहा हूं। रिटायरमेंट बेनिफिट के जो भी सैलरी के एस्पेक्ट हैं उसको मैं इस वीडियो में, इस चैप्टर में कवर नहीं कर रहा हूं। उसके लिए डेफिनेटली हम नया चैप्टर, नया वीडियो अपन स्टार्ट करेंगे, उसमें सारी चीजों को कवर करेंगे। तो यहां हम नॉर्मल सैलरीज की बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट कवर नहीं होगा। चार चीजें हमने बोली। सबसे पहले हमने बोला बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब वो सैलरी जिसके बेस पे आपको हायर किया गया है, मतलब वो सैलरी जो आपको मिलना ही मिलना है और जिस बेसिस पे, जिस टर्म्स के बेसिस पे आपको हायर किया गया है उसको हम बोलेंगे बेसिक सैलरी। दूसरा आता है उसका सेकंड पार्ट अलाउंसेस। अलाउंसेस को हम बोलते हैं हिंदी में भत्ता। क्या बोलेंगे बेटा? भत्ता। ये क्या होते हैं? फिक्स अमाउंट। ये फिक्स अमाउंट होते हैं जो आपको सैलरी के एडिशन में दिए जाते हैं ताकि आप अपने किए गए खर्चों को कंपनसेट कर पाओ। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा खर्च लगता ही है। इज दैट क्लियर? तो वो जो भी खर्चे होंगे उनको कंपनसेट करने के लिए अगर आपको आपका बॉस कुछ पैसे एक्स्ट्रा देता है, फिक्स अमाउंट देता है, रेगुलर बेसिस पे देता है, तो उसको हम अलाउंसेस मान के चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है परक्विजिट्स। परक्विजिट क्या होती है बेटा? ये होती है वैल्यू ऑफ फैसिलिटी और सर्विसेज। वैल्यू ऑफ फैसिलिटी और सर्विसेज ड्यू टू पोजीशन और ऑफिस। क्या बोला हमने? परक्विजिट क्या होता है? ये ना आपको दिए गए फैसिलिटी या सर्विस की वैल्यू होती है। आपको दिए गए फैसिलिटी या सर्विस की वैल्यू होती है। और ये फैसिलिटी और सर्विस क्यों दिया जाता है? आपके पोजीशन या फिर आपकी ऑफिस की वजह से। जैसे कि अगर मैं बॉस हूं और मैंने किसी एम्प्लॉय को किसी अदर सिटी से, अदर स्टेट से अपने यहां बुलाया और उसको मैंने अपना कोई दूसरा मकान जो मेरे पास खाली पड़ा था उसको दे दिया, उसको रहने के लिए उसको दे दिया, तो इसको मैं बोलूंगा रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है। अब वहां पे वो रह रहा है बट उस मकान में रहने की कुछ तो वैल्यू होगी, वही वैल्यू परक्विजिट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली परक्विजिट क्या होता है? वैल्यू होती है किसकी? फैसिलिटी या फिर सर्विस की, आपके पोजीशन या आपकी ऑफिस की वजह से। ठीक है। डोंट वरी, एक एक चीजों को अपन बाद में और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट इज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। इसको हम बोलते हैं सैलरी के बदले में मिला हुआ प्रॉफिट। सैलरी के बदले में मिला हुआ प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपनी कंपनी में किसी इंसान को जॉब से निकाल दिया, ठीक है, तो जॉब से निकालने के लिए मुझे उसको कुछ अमाउंट पे करना होगा। ऐसी चीजें जो आपके सैलरी के बदले आपको मिलती हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो ये चार चीजें रहेंगी, एक एक करके सबको आराम से डिस्कस करेंगे। कंप्यूटेशन कैसे करना है आपको कुछ इस तरह से अपनी कॉपी में फॉर्मेट बनाना है, नोटिंग मेरे साथ करते चलेंगे बेटा, बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे। तो मैंने क्या किया, इस
सैलरी टॉपिक में जो जो पॉइंट्स को अपने को डिस्कस करना है उनकी नंबरिंग कर दी। पहला नंबर आ गया हमारा बेसिक सैलरी का, दूसरा नंबर आया डियरनेस अलाउंस, तीसरा कमीशन, चौथा बोनस, पांचवा एडवांस सैलरी या अरियर ऑफ सैलरी। ठीक है बेटा। छठवां आया अलाउंसेस, सातवां आ गया प्रोविडेंट फंड और आठवां आ गया परक्विजिट। इन सब का हम टोटल करेंगे और इनको बोलेंगे ग्रॉस सैलरी। क्या बोलेंगे? ग्रॉस सैलरी। ठीक है। इसमें से सेक्शन नंबर 16, सेक्शन 16 में डिडक्शन प्रोवाइड किए गए 3 कैटेगरी के। पहला प्रोफेशनल टैक्स, दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस और तीसरा स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये 3 डिडक्शन माइनस कर देंगे, उसके बाद जो आंसर फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे नेट सैलरी, और यही हमको इस चैप्टर में कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। ये 8 आइटम आपको ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने के लिए चाहिए होगा। इसमें से 3 चीजें आप माइनस करेंगे। सेक्शन नंबर 16 जिसको अलाउ करता है उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही हमारा इस चैप्टर में आंसर होने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, यहां पे मैं रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड टर्म्स को कवर अप नहीं कर रहा हूं, उसके लिए हम सेपरेट अलग वीडियो बनाएंगे, हम वहां उसको कवर करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं तो अपने पॉइंट नंबर 1 से। हम आते हैं बेटा आपके साथ सबसे पहली चीज जिसका नाम है बेसिक सैलरी। हमने क्या बोला था? बेसिक सैलरी क्या होता है? वो सैलरी जिसके बेसिस पे आपको बेसिकली हायर किया गया, वो अमाउंट जो आपको ज्वाइनिंग लेटर में शो किया गया था कि आपकी इतनी सैलरी होगी। ठीक है, उसको हम बेसिक सैलरी बोलेंगे। सारे केसेस में टैक्सेबल होगा। यहां पे इफ बट कोई भी लाग लपेट वाली बात नहीं होगी। ईच एंड एवरी कंडीशन में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल होगा। तो इसके लिए आप ज्यादा सोचेगा मत, सिंपल सी बात, जो भी बेसिक सैलरी होगा कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी में आप उसको ऐड कर दीजिएगा। नॉर्मली बेटा ये आपको पर मंथ बेसिस पे दिया जाएगा। किस बेसिस पे? पर मंथ बेसिस पे। और हमको सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई 12 कर देना है, 12 महीने की सैलरी लेनी है। हमारा जो इनकम टैक्स है वो एनुअल बेसिस पे होता है, दैट इज वाई हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। अब आते हैं डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस को हम हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता, और ये वर्ड सुनते ही साथ आप इसका मीनिंग अच्छे से समझ पाओगे। वो अलाउंसेस सैलरी के ऊपर मिलने वाले, और वो अलाउंसेस जो मार्केट में या हमारी कंट्री में बढ़ रहे महंगाई के लेवल को कवर अप करने के लिए, या मैं बोलूं उसको कंपनसेट करने के लिए जो आपको दिया जाएगा वो डियरनेस अलाउंस कहलाएगा। और ये सबके लिए फुल्ली टैक्सेबल होगा। सबके लिए कैसा होगा? फुल्ली टैक्सेबल होगा। ठीक है, इसमें भी कोई एग्जम्पशन लिमिटेशन कुछ नहीं है। ठीक है, इसके 2 कैटेगरी होंगे बेटा, डीए इन टर्म्स और डीए नॉट इन टर्म्स। डीए इन टर्म्स का मतलब ये होता है कि ये जो डीए है हमारे पास 2 कैटेगरी होंगे। एक वो कैटेगरी होगा जो हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट के टाइम पे, जिस डीए को रिटायरमेंट बेनिफिट के टाइम पे काउंट किया जाएगा। मतलब जब हम रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे कि एक एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे कितना पैसा देना चाहिए, उस टाइम इस डीए को इंक्लूड किया जाएगा। तो ऐसे डीए को हम बोलेंगे डीए इन टर्म्स। और अगर रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेट करते वक्त अगर उसको इंक्लूड नहीं किया गया तो उसको हम बोलेंगे डीए नॉट इन टर्म्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई? थोड़ा रीड कर लेते हैं। डीए इन टर्म्स मीन्स वेयर डियरनेस अलाउंस इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। जहां पे डियरनेस अलाउंस आपके रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे डीए इन टर्म्स। और अगर वो पार्ट नहीं है तो सिंपली उसको हम डीए नॉट इन टर्म्स मानेंगे। सिंपल सी बात है। 2 कैटेगरी बस याद रखना है। और क्या याद रखना है कि ये हमेशा हर एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। ठीक, तो जहां आप सैलरी लिखोगे उसके साथ डीए को ऐड कर देना है। आगे चलते हैं बेटा कमीशन। अब कमीशन हमारे बिजनेस में कई कैटेगरी का दिया जाता है, सेल्स के बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पे। जैसे हम जनरल मैनेजर के और फिर मैनेजिंग डायरेक्टर को कमीशन प्रोवाइड करते हैं, काहे के लिए? प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो मेरे बच्चे यहाँ पे हम ऑल कमीशन, सारे कमीशंस को कवर करेंगे, चाहे वो टर्नओवर के बेसिस पे हो या किसी और बेसिस पे हो।
किसी भी तरह का एम्प्लॉय को दिया गया कमीशन यहां पे काउंट किया जाएगा और ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। उसमें कोई लिमिट, कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो भी कमीशन मिलेगा आप सैलरी में उसको ऐड कर देंगे। क्लियर? अब आते हैं बोनस पे। बोनस से पहले एक बात याद करिए, मैंने आपको बोला था ड्यू और रिसिप्ट बेसिस, है ना? ड्यू और रिसिप्ट, विच एवर इज अर्लियर विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ड्यू हो जाए या रिसीव हो जाए, दोनों में से जो पहले होगा उसके बेसिस पे किसी की सैलरी टैक्सेबल की जाएगी। बट बोनस की केस में ऐसा नहीं है। ये कब टैक्सेबल होगा? जब एक्चुअल में आपको मिल जाएगा। जब एक्चुअल में आपको बोनस मिल जाएगा तब टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में डिक्लेयर्ड लिखा है या फिर अनाउंस्ड लिखा है तो आपको सिंपली उसको इग्नोर कर देना है। आप मान के चलना बोनस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर सैलरी। सिंपल सी बात। बोनस कब टैक्सेबल होगा? जब वो मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। एडवांस सैलरी एंड अरियर ऑफ सैलरी, जरा समझ लेते हैं चीज क्या है। सबसे पहले हमने लिखा एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी, ठीक है मेरे बच्चे? देखिए, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हम किसी जॉब में होते हैं, हम एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है बेटा, तो नॉर्मली हमको अपना पैसा काम करने के बाद मिलता है। जैसे अभी मंथ चल रहा है, मान लीजिए दिसंबर, तो दिसंबर में जो मैं काम करूंगा उसका सैलरी मुझे मिलेगा अगले साल जनवरी में। बट अगर मैं किसी तरह अपने बॉस को, मतलब एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट करूं कि भाई साहब मुझे दिसंबर में कुछ खर्च है, कुछ मुझे फाइनेंशियल नीड है, क्या आप मुझे सैलरी 1 महीने पहले प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने ड्यू होने से पहले, देखिए ड्यू कब होगा? जनवरी में होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? दिसंबर में हमने काम किया और वो सैलरी हमको मिलने वाली कब? जनवरी में, ठीक है? मतलब वो सैलरी जनवरी में ड्यू होने वाली है। लेकिन ड्यू होने से पहले, बिफोर, अगर वो पैसे हमको मिल जाएं तो ऐसी सैलरी को हम एडवांस सैलरी मानकर चलेंगे। और मेरे बच्चे, एडवांस सैलरी जैसे ही आपको रिसीव हो जाएगी, जैसे ही आपको रिसीव हो जाएगी उसी वक्त वो टैक्सेबल होगा। ठीक है? यहां पे वही पुराना रूल लगेगा, ड्यू और रिसीव्ड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो यहां पे रिसीव पहले हो रहा है, ड्यू बाद में हो रहा है। तो पहले रिसीव हो गया, तो जब वो रिसीव हुआ तो उसी टाइम अपन उसको टैक्सेबल कर देंगे। अब एक और चीज को समझते हैं जिसका नाम है अरियर, अरियर ऑफ सैलरी। ठीक है? मान लीजिए हम कहीं पे जॉब करते हैं, ठीक है? मैंने जॉब ज्वाइन किया 2020 से, ठीक? 2020 से 40,000 मेरी सैलरी डिसाइड की गई। मैंने वहां अप्लाई किया कि सर मुझे इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हूं, आप जो बोल रहे हैं टारगेट को अचीव कर रहा हूं, सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कर रहा हूं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे 20,000 आप इंक्रीमेंट दे दीजिए। मैंने अप्लाई किया अपनी कंपनी में। ये 20,000 2021 हो गया, नहीं मिला। 2022 में कंपनी ने डिसाइड किया कि चलिए ठीक है, डीपीएस को हम 20,000 अरियर दे देते हैं, अरियर सैलरी दे देते हैं। अरियर का मतलब हुआ आउटस्टैंडिंग। अब समझेंगे, 2020 से लेके 2022 तक, मतलब 24 महीने की सैलरी मेरी अरियर सैलरी हो गई, जो मिलेगा कब? 2022 में मिलेगा। देखिए सैलरी कब का है? ये 2020 का भी है, 2021 का भी है, लेकिन ये जो अरियर है, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये मिल कब रहा है? 2022 में, जो मैंने अप्लाई किया था 2020 में। तो मेरे बच्चे, ये जो सैलरी आपको मिला है, ये कब मिला है? 2022 में। तो अरियर सैलरी जब आपको एक्चुअल में मिल जाएगा तब टैक्सेबल होगा। हालांकि ये जो 24 महीने की सैलरी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 20,000 से, तो ये हो जाता है 4,80,000। 4,80,000 मुझे कब मिलेगा? 2022 में, जबकि 2020 एंड 2021 की ही सैलरी है।
ऐसे सैलरी को हम ना रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे सिचुएशन को सॉरी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे? आपको 2022 से 40,000 प्लस 20,000 सैलरी मिलेगी, ये तो बात कंफर्म हो गई, प्लस पिछले 24 महीने की सैलरी 4,80,000 भी आपको इसी साल मिल जाएगा। मतलब हमने अपने एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट 2022 से स्टार्ट किया जरूर है, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ, पुराने ईयर्स के इफेक्ट के साथ। तो ऐसा अरियर सैलरी अगर आपको मिलता है तो जिस ईयर में वो अरियर आपको मिलेगा उसी साल टैक्सेबल होगा। यहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि 2020 की सैलरी थी, 2021 की सैलरी थी। गेटिंग पॉइंट? तो क्या हमने दो कॉन्सेप्ट, एडवांस सैलरी और अरियर ऑफ सैलरी, समझ लिया? चलिए इसके बारे में लॉ पढ़ते हैं। लॉ में क्या मेंशन किया गया है? सबसे पहला, एडवांस सैलरी टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस, एडवांस सैलरी जैसे आपको मिलेगी वैसा ही टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। अरियर ऑफ सैलरी तभी टैक्सेबल होगा जब बेसिकली वो आपको मिल जाएगा। यही बातें कुछ देर पहले हम आपसे कर रहे थे। क्लियर बेटा? साथ ही साथ नोटिंग बनाते चलना है आपको। आगे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसका नाम है अलाउंस। तो पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि अलाउंस चीज क्या है। ठीक है, समझेंगे। इट इज फिक्स्ड सम ऑफ मनी पेड रेगुलरली इन एडिशन टू सैलरी। ये ऐसा अमाउंट है जो रेगुलर बेसिस पे पे किया जाएगा सैलरी से ज्यादा, या बोलो एडिशन टू सैलरी, फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग सम पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट कनेक्टेड विद द सर्विस। उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो आपकी सर्विस से रिलेटेड हैं, उन पे होने वाले खर्चे, उन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको जो पैसा मिलेगा रेगुलर बेसिस पे, उसको हम अलाउंसेस बोलेंगे। क्लियर मेरे बच्चे? अलाउंसेस ढेर सारे होते हैं, थोड़े मोड़े नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। तो उन सारे अलाउंसेस को हमने क्या किया? समरी बना ली। समरी कैसे बनाई? ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले यहां पे ले लिया अलाउंस, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। ऐसे अलाउंसेस जिसमें कोई एग्जम्पशन लिमिट कुछ भी नहीं है, वो पूर्णतः टैक्सेबल है। ठीक है। अगला फुल्ली एग्जम्प्ट अलाउंस, ऐसे भी अलाउंस है जिसपे 1 रुपए का टैक्स नहीं लगता। ठीक। और अगला है पार्शियल टैक्सेबल अलाउंस। अब इस पार्शियल में भी 3 कैटेगरी आ जाएगा। पहला अलाउंस फॉर मीटिंग पर्सनल एक्सपेंसेस, दूसरा एग्जम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, और तीसरा है मेरे बच्चे एग्जम्प्ट अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट स्पेंट। ये हालांकि थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, इसको हम अलग से कवर करेंगे, डोंट वरी। तो अभी क्या करते हैं, हम फुल्ली एग्जम्प्ट और फुल्ली टैक्सेबल ये 2 कॉन्सेप्ट को कवर अप कर लेते हैं। क्लियर? चलेंगे मेरे साथ। हमने बोला सबसे पहला फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, ऐसे अलाउंसेस जिसपे हमको कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अगर वो अलाउंस हमारे एम्प्लॉय को दिया जाता है तो वो उस एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में डायरेक्टली काउंट कर लिया जाएगा। ऐसे को हम फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस बोलेंगे, जिसमें सबसे पहला है डियरनेस अलाउंस, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं। अगला है टिफिन अलाउंस। टिफिन, हम अपने एम्प्लॉय को टिफिन के लिए अलग से अलाउंस देते हैं, वो अलाउंस भी टैक्सेबल हो जाएगा। अगला है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। अब ये नॉन प्रैक्टिसिंग क्या होता है? आपने नॉर्मली देखा होगा हमारे इंडिया में जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से कनेक्शन बनाने की कोशिश करना। जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं वो नॉर्मली अपने घर में या कहीं आसपास रेंट पे लेके अपना पर्सनल क्लिनिक चलाते हैं, प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, जिससे गवर्नमेंट को होते हैं लॉसेस। कैसे लॉस होते हैं? जिनको मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना जाके वो प्राइवेटली उन लोग के पास, उन लोग की क्लिनिक में जाके इलाज कराते हैं। तो कई बार जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय से इस एग्रीमेंट के थ्रू उनको हायर करता है कि आप अगर हमारी कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो आप पर्सनल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप पर्सनल प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से, ये जो रिस्ट्रिक्शन हम आपके ऊपर लगा रहे हैं, इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम आपको थोड़ा और ज्यादा पैसे देंगे। उसी पैसे को हम बोलते हैं नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, जो कि फुल्ली टैक्सेबल होता है।
क्लियर मेरी बात। नेक्स्ट हम समझेंगे हिल अलाउंस। सिंपल सी बात, हिली एरिया में किसी की जॉब लगती है, किसी का पोस्टिंग होता है, उस केस में उनको अगर अलाउंस प्रोवाइड किया जाए उसको हम बोलेंगे हिल अलाउंस, टोटली टैक्सेबल। वार्डन अलाउंस, प्रॉक्टर अलाउंस, जस्ट अ सेकेंड, वार्डन अलाउंस या प्रॉक्टर अलाउंस ये भी आपका फुल्ली टैक्सेबल होगा। डेप्यूटेशन अलाउंस, डेप्यूटेशन का मतलब होता है मेरे बच्चे स्थानांतरण। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? इसको हिंदी में बोलेंगे स्थानांतरण। मतलब ये हुआ किसी पर्सन को एक जगह से ट्रांसफर करके दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। इस केसेस में सामने वाले को, एम्प्लॉय को कुछ अपने पर्सनल एक्सपेंसेस बढ़ाने होते हैं, पर्सनल एक्सपेंस इनकर करना होता है, और उस एक्सपेंस को कंपनसेट करने के लिए अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ अलाउंस प्रोवाइड करे डेप्यूटेशन की वजह से, एक जगह से दूसरी जगह जॉब करने की वजह से, तो उसको हम बोलेंगे डेप्यूटेशन अलाउंस, विच विल बी फुल्ली टैक्सेबल। अगला है ओवर टाइम अलाउंस। ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं। ओवर टाइम अलाउंस, जितना एक्स्ट्रा काम करेंगे उस एक्स्ट्रा काम में एक्स्ट्रा अमाउंट जो होगा। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय को 1 घंटे का 100 रुपए देते हैं और दिन में वर्किंग आवर होते हैं 8 आवर्स। लेकिन हमने अपने एम्प्लॉय को ऑफर दिया, क्या बोला कि आपको ना 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करने पड़ सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगर आप 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करते हैं तो हम आपको हर घंटे का 150 रुपए देंगे, हर घंटे का 150 रुपए देंगे, 150 पर आवर पे करेंगे। एक बात बताइए, हमारे एम्प्लॉय का आर्ली सैलरी, आर्ली वेजेस कितना है? 100 रुपए, बट हम अब कितना दे रहे हैं? 150 रुपए। मतलब 100 रुपए के ऊपर भी 50 रुपए उनको और सैलरी दे रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा 50 रुपीज है ना, यही आपका ओवर टाइम अलाउंस है। क्लियर? जो कि पूरा टैक्सेबल होगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलेंगे और भी देखते हैं। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, हम अपने एम्प्लॉय को मेडिकल एक्सपेंस जो वो करते हैं अपने लिए, फैमिली के लिए, उसके लिए उनको फिक्स अमाउंट हर महीने दे देते हैं, उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। नेक्स्ट सर्वेंट अलाउंस। हमारा एम्प्लॉय, हमारा सर्वेंट अपने पास सर्वेंट रखता है, हमारा एम्प्लॉय, हमारा सर्वेंट अपने पास अपने पर्सनल काम को करने के लिए अपना सर्वेंट रखता है, उसके लिए भी अगर हम अलाउंस दें तो वो पूरा टैक्सेबल होगा, कहलाएगा सर्वेंट अलाउंस। और ऐसे ढेर सारे अलाउंसेस है बेटा, मैं जस्ट एक बार रीड कर रहा हूं, समझेंगे। फैमिली अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, मैरिज अलाउंस, रूरल अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, डिनर अलाउंस, हेल्थ अलाउंस, हॉलीडे अलाउंस, स्पेशल क्वालिफिकेशन अलाउंस, दीज आर टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफाइड एग्जम्प्टेड। ठीक है, तो इनको नॉर्मल वे पे हम हमेशा टैक्सेबल मानकर चलेंगे। एक और आता है सिटी कंपल्सरी अलाउंस, इसको जरा समझेंगे। ये क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में CCA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CCA। क्या होता है बेटा? देखिए, मैं रहता हूं कोरबा में, ठीक है, यहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग जाहिर सी बात है कम है, ठीक है। अब कोरबा से मुझे जॉब के लिए बुलाया गया बेंगलोर। अगर आप कंपैरिजन करें तो बेंगलोर की कॉस्ट ऑफ लिविंग कोरबा के कॉस्ट ऑफ लिविंग से जाहिर सी बात है ज्यादा होगी। क्लियर? तो सिटी चेंज होने की वजह से उस कॉस्ट ऑफ लिविंग मेरी जो बढ़ जाती है, उस कॉस्ट ऑफ लिविंग को कवर अप करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए जो अलाउंस दिया जाएगा उसको हम बोलेंगे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। क्या मेरी बात समझ में? विच इज फुल्ली टैक्सेबल। इज दैट क्लियर? अब आते हैं बेटा फुल्ली एग्जम्प्ट अलाउंस। फुल्ली एग्जम्प्ट अलाउंस सबसे पहला है फॉरेन अलाउंस। अगर किसी एम्प्लॉय को फॉरेन भेजा जाए, वहां उसको अपनी ड्यूटी, अपनी सर्विस परफॉर्म करनी है, वहां पे जो अलाउंस मिलेगा वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। स्यूमट्री को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा सम्मान। क्या बोलते हैं? सम्मान। स्यूमट्री अलाउंस टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज। जो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनको सम्मान या मतलब स्यूमट्री अलाउंस जो भी दिया जाएगा फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। और आपको अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से कोई अलाउंस मिलता है वो भी 100% एग्जम्प्ट होगा।
पर डायम अलाउंस फॉर द यूज ऑफ होटल बोर्डिंग एंड लॉजिंग। खाने के लिए अगर आपकी ड्यूटी के वक्त या आपके सर्विस के दौरान अगर आपको इस पर्पस के लिए यूज़ ऑफ होटल बोर्डिंग एंड लॉजिंग, इसके लिए अगर आपको अलग से अलाउंस दिया जाए तो वो भी 100% एग्जम्प्ट होगा। क्लियर मेरी बात? तो हमने अलाउंस का एक कैटेगरी यहां पे आपके साथ डिस्कस किया। कौन सी कैटेगरी? केवल ये फुल्ली टैक्सेबल और फुल्ली एग्जम्प्ट। क्लियर मेरे बच्चे? ये जो पार्शियल टैक्सेबल अलाउंस है इसको हम सेपरेट वीडियो में अगली वीडियो में कवर अप करेंगे। आप मेरे साथ नोट्स जरूर बनाते चलेंगे बेटा। सैलरी एक ऐसा टॉपिक है कि अगर हम 2-4 कॉन्सेप्ट स्किप करके आगे बढ़ें तो बाद में हम खुद फंस जाएंगे, और इतने सारे इसमें लॉज हैं, इतने सारे प्रोविजंस हैं, हम सोचें कि सबको अगर एक साथ कर ले तो ये काफ़ी ज़्यादा पाइल अप हो जाएगा। तो धीरे धीरे मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, वीडियो देखते चलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बेटा। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।